शहमाद लोकसभा में गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जताया भरोसा, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। कहा मणिपुर में हुए अपराध अक्षम्य, दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। राज्य की बहन बेटियों से कहा देश उनके साथ। कांग्रेस को बताया पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी। भारत माता पर राहुल गांधी के बयान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले। कांग्रेस पर लगाया पूर्वोत्तर में लोगों के विश्वास की हत्या करने का आरोप। कहा हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा विपक्ष ने संसद ने जरूरी बिलों को पास करने में रुचि न दिखाकर जनता से किया विश्वासघात। विपक्षी गठबंधन को बताया घमंडिया। कहा विपक्ष के लिए देश से बड़ा दल, उन्हें गरीब की भूख की चिंता नहीं, सत्ता की भूख सवार है। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में विपक्ष को दिखाया आईना। कहा विपक्ष को देश के परिश्रम और पराक्रम पर विश्वास नहीं। हमारी सरकार के तीसरे टर्म में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बताया अपने लिए शुभ। कहा एनडीए और बीजेपी 2024 में सब रिकॉर्ड तोड़कर वापस आई। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आचरण के खिलाफ सदन सख्त। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव के बाद अधीर रंजन चौधरी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सदन से रहेंगे निलंबित। राज्यसभा में आज भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा। बातचीत कर राज्यसभा में चर्चा सुनिश्चित कराने की सत्ता पक्ष की कोशिश फिर नाकाम। हंगामे के बीच ही फार्मेसी की प्रैक्टिस और फार्मेसी पेशे को विनियमित करने वाला फार्मेसी अमेंडमेंट बिल पास। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा और कार्यकाल संबंधी विधेयक भी पेश। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं कर दी लोगों को बड़ी राहत। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी दर 6.50% का जताया भरोसा। भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया ग्रोथ का इंजन। पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम पर अब तक नहीं बन सकी सहमति। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेता विपक्ष राजा रियाज के बीच बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। शुक्रवार को फिर होगी बैठक। आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक यही कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत और आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। सदन ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से नकार दिया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति पर करारा वार किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों, विशेषकर वहां की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि देश और सदन की पूरी देश की संसद उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि मणिपुर में बहुत जल्द शांति का सूरज उगेगा और मणिपुर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार मणिपुर का जिक्र करके प्रधानमंत्री से इस पर बोलने की मांग कर रहा था। गुरुवार को चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी जब बोले तो मणिपुर में अपनी सरकार का पक्ष विस्तार से रखा और भरोसा जताया कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए।
महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पीएम ने मणिपुर की बहन बेटियों को भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार मणिपुर को फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ाने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। पीएम ने राहुल गांधी के मां भारती पर दिए गए बयान पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा वाले हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। मणिपुर पर पीएम के भाषण से पहले ही विपक्ष दल के सांसद बाहर निकल गए। पीएम ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस मामले पर चर्चा चाहते ही नहीं। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं। पीएम ने पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके शरीर का कण कण और समय का पल पल देशवासियों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष लगातार निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए दल देश से बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद और दरबारवाद का आरोप लगाया। चर्चा के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा के बाद प्रस्ताव के बाद अधीर रंजन चौधरी को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सदन से निलंबित कर दिया। लोकसभा में 3 दिन तक चली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए
गुरुवार शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो ये साफ था कि वो विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार करेंगे। हुआ भी यही। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत से ही विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है और ऐसा लगता है कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि एनडीए 2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगा। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने संसद में जरूरी बिलों को पास कराने में रुचि न दिखाकर जनता से विश्वासघात किया है। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन की मजबूरियों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने हर बार देश की जनता को निराश किया है। कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से की गई अभद्र भाषा के इस्तेमाल का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान मिला है, जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य और लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन कांग्रेस पर देश के लोगों का नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि आपने एनडीए भी चुरा लिया और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को परिवारवाद और दरबारवाद पसंद है। उन्होंने मोहब्बत की दुकान के कांग्रेस के नारे पर भी चुटकी ली। ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के
दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण जनता पर नए नए बोझ डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को यह समझाना चाहता हूं कि ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास के पथ पर देश की तेज रफ्तार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के आर्थिक विकास की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक ओर विपक्षी दलों के आरोपों की धज्जियां उड़ाई, वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की शानदार रफ्तार को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आर्थिक विकास की दिशा में कामयाबी की नई गाथा लिखता रहेगा। पीएम मोदी ने दोहराया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा, और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने याद दिलाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति बदहाली का शिकार थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीति है और न ही इरादा और दृष्टि है। कांग्रेस के पास वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की समझ भी नहीं है और न ही उसे भारत की आर्थिक क्षमता का पता है। देश की आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को लेकर बहुत बयानबाजी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रम फैलाने के कितने ही प्रयास हुए, लेकिन सच्चाई सामने आई। पीएम ने कहा कि आज HAL और LIC का शानदार प्रदर्शन दुनिया देख रही है। हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के बैंकिंग सेक्टर का भी जिक्र किया। पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र को लेकर विपक्ष के बयानों को भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे देशों के लोगों का सहारा लेकर भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर के डूबने के दावे किए गए, लेकिन आज भारत का सार्वजनिक बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त मुनाफे में है। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने
फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। पीएम ने कहा कि इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नई ऊंचाइयों की ओर जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को सराहा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की जमकर आलोचना की। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। सदन में चर्चा से जुड़े नियम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसको लेकर दोनों के बीच गुरुवार को भी नोकझोंक देखी गई। उधर हंगामे के बीच ही विधायी कामकाज भी हुआ। संसद के मानसून सत्र की समाप्ति में महज अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, लेकिन अब तक ठीक तरीके से राज्यसभा का संचालन नहीं हो पाया है। विपक्ष अभी भी मणिपुर हिंसा मामले में नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। गुरुवार को सत्ता पक्ष ने एक बार फिर विपक्ष के साथ बातचीत कर राज्यसभा में चर्चा सुनिश्चित कराने की कोशिश की। नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके कमरे में जाकर मुलाकात की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। इस बात की जानकारी खुद पीयूष गोयल ने राज्यसभा में दी। मुझे कहा कि आप आपके कमरे में नहीं आ सकते, आप एलओपी के कमरे में नहीं आएंगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं एलओपी के आता हूँ। और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम स्वयं एलओपी के कमरे में गए, हम स्वयं गए चर्चा करने। विपक्ष के नेता ने इसे स्वीकार भी किया। इसके बावजूद सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में जारी रहा। इसी पर आप चर्चा कीजिए और सफिशिएंट टाइम हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप उसी पे चर्चा। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के बीच फार्मेसी अमेंडमेंट बिल पारित हो गया। यह बिल फार्मेसी की प्रैक्टिस और फार्मेसी पेशे को विनियमित करता है तथा जम्मू कश्मीर के युवाओं को फार्मेसी पेशे के लिए पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही लगातार सदन में हंगामा होता रहा। हंगामे के बीच राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा और कार्यकाल संबंधी विधेयक पेश किया गया। लगातार हो रहे हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई शुक्रवार दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारत के पास दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव नहीं करके लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि 8 से 10 अगस्त तक चली एमपीसी की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर 6.50% और वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी दर 6.60% तक रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था उचित गति से बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर
5.4% कर दिया है, जो कि पिछली बार 5.1% पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां बेहतर कर रही हैं। इन सभी को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उभरती स्थितियों पर नजर रखने का फैसला किया है। India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई को काबू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा फैसला किया है। बैंकों को NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में अतिरिक्त 10% इंक्रीमेंट CRR रखना होगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, इसलिए लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने नई दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता के आकलन पर रिपोर्ट जारी की। आकलन भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के तहत सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने किया है। इस रिपोर्ट में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर व्यापक जानकारी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के तहत सार्वजनिक नीति केंद्र ने दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में JJM के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रत्यक्ष रोजगार, परिवहन जैसे संबद्ध रोजगार, पाइप जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए दीर्घकालिक जुड़ाव, बनाई जा रही संपत्ति जैसे पहलू शामिल हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि जैसे जैसे सभी ग्रामीण परिवारों को परियोजना के तहत कवर किया जाएगा, उसमें JJM के निर्माण चरण के दौरान 59.93 लाख व्यक्ति वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। सृजित प्रत्यक्ष रोजगार में लगभग 40% इंजीनियरों, प्रबंधकों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और केमिस्ट शामिल हैं। पाइप, वॉल्व, पंप जैसी सामग्रियों के उत्पादन में लगी जनशक्ति के माध्यम से देश में अतिरिक्त 2.82 करोड़ व्यक्ति वर्ष रोजगार मिलने की संभावना है। The study report being released today covers the first two categories, direct and indirect employment created from the construction and operations of the drinking water scheme. Jal Jeevan Mission is carrying out a number of other impact assessments which will also capture information and additional spin-off effects. We are very pleased to share the result with a larger set of the stakeholders today. Outcome essentially says that there is a lot of employment being generated apart from other benefits of Jal Jeevan Mission, especially in terms of health benefits, education benefits, social benefits and so on. So it can also create a huge amount of employment, both at the construction stage as well as in the O&M stage. इसके अतिरिक्त हर साल O&M चरण के दौरान 11.84 लाख व्यक्ति वर्ष का प्रत्यक्ष रोजगार होगा। उद्योगों के साथ साथ राज्यों में रोजगार पर निवेश के निहितार्थ को समझने के लिए अध्ययन में मैक्रो और माइक्रो दोनों दृष्टिकोण अपनाए गए। WHO ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर JJM के प्रभाव पर निष्कर्ष प्रकाशित किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया कि नल के पानी की आपूर्ति के 100% कवरेज के साथ 4 लाख से अधिक डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, जिससे 8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक बचत होगी। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान 2.2 करोड़ पर्सन आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, और इसके साथ साथ हर साल क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वो भी लगभग 13 लाख घंटे पर्सन आवर्स हर साल इसमें
इसमें लगेंगे। केवल 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में नल से जल का कवरेज 2019 में मिशन के लॉन्च के समय 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 12.77 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच गया है। ये आंकड़े न सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बता रहे हैं, बल्कि ये उन संभावनाओं को भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में जल जीवन मिशन में होगी, और साथ ही साथ ये तस्दीक भी करती हैं कि जल जीवन मिशन किस तरीके से ग्रामीण अंचल में काम कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक चिंतन वैष्णव ने कहा कि SCIC का मकसद है कि इनोवेशन इकोसिस्टम को शहरों के अलावा गांव-गांव में पहुंचाया जाए। SCIC प्रोग्राम के लिए एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है, जिससे ये 50 सेंटर्स जो रीजनली बनने वाले हैं ACIC सेंटर्स इंडिया में, इसका जो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका स्टेटस है, उनमें जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें इनोवेटर्स हैं, उनके बारे में जानकारी ये डैशबोर्ड पे उपलब्ध हो जाएगी। अमर शहीद वीरों को याद करने के लिए 9 अगस्त से शुरू खास अभियान मेरी माटी मेरा देश के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश के इस अभियान की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर वीर शहीदों को नमन करते इस जन अभियान में देश के हर हिस्से से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदेश संस्कृति विभाग और क्षेत्रीय अभिलेखागार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीदों की गाथा पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अभियान के तहत हरियाणा में फतेहाबाद में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव कमाना के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 75 प्रकार के पौधों से अमृत वाटिका बनाने का काम शुरू किया गया। कार्यक्रम के जरिए बच्चों को राष्ट्र निर्माण और वातावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गया के दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए अभियान की शुरुआत हुई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के भी विभिन्न जिलों में मेरी माटी मेरी देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जिले में ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। टिहरी जिले में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख लगाए गए। वहीं अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हवालबाग विकास खंड के नंदावन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों ने ध्वजारोहण कर पंच प्रण की शपथ भी ली। रुद्रप्रयाग में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 2 विकास खंडों अगस्त्य मुनि और ऊखी मठ में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पंच प्रण शपथ और वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिजन भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों के बलिदान को याद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर काफी संख्या में NCC कैडेट्स ने शपथ ली। किस तरह से मनाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के साथ आजादी का पर्व, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के समीप यहां NCC कैडेट शपथ लेते नजर आ रहे हैं। हम 6 दिल्ली बटालियन NCC के कैडेट शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की उन्नति तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
हम यह भी शपथ लेते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए और इसकी माटी की आन बान शान के लिए सदा सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर रहेंगे। भारत माता की। आपने देखा किस तरह से एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ पर शपथ ली है, अपनी माटी के लिए शपथ ली है। किस तरह की शपथ ली कैडेट्स ने, बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 103वें संस्करण में 30 जुलाई को यह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हमारे वीरों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनको याद किया जाएगा और देश भर से 7500 लगभग 7500 कलशों में मिट्टी भरकर लाई जाएगी। देश दिया जा रहा है कि जो एनसीसी है वो देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वो देश में जितने कैडेट्स हैं उनको सिखा रही है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारी मिट्टी हमारे लिए एक सोने के टुकड़े से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खरीद नहीं सकते, पर इसका हमें मान करना चाहिए। मेरी मिट्टी मेरा देश। सर, मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं ऐसे देश की ज़मीन पे खड़ा हूँ जिसमें इतने शहीद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मेरी मिट्टी मेरी जान है। आज मुझे यह गर्व है कि मैं अपनी माटी के ऊपर खड़ा होकर देश की सेवा कर पा रहा हूँ एनसीसी में रहकर। मेरी मिट्टी मेरा देश। मैं अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हूँ। मेरी मिट्टी मेरा देश एक थीम इस बार चलाई गई है, उसके संरक्षण के दौरान आप सब जुड़े। इस अभियान का उद्देश्य महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया उनको सम्मान देना है और ख़ास तौर पर ये एनसीसी कैडेट इंडिया गेट के नज़दीक पहुंचकर राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर इन्होंने जो वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी है और खुद भी इन्होंने शपथ ली है कि देश की खातिर मर मिटने को तैयार हैं। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनसीसी के इन युवा कैडेट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित भी है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान में संसद भंग होने के साथ ही आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कार्यवाहक सरकार को लेकर वहां अभी कोई सहमति नहीं बन सकी है। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेता विपक्ष राजा रियाज के बीच गुरुवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। दोनों कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी नाम पर सहमत नहीं हो सके। अब शुक्रवार को दोनों के बीच फिर बैठक होगी। इस बीच शहबाज प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाले रहेंगे। ध्यान रहे कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री और उनका कार्यवाहक मंत्रिमंडल ही अपनी निगरानी में चुनाव कराएगा। और वहीं नाइजर में तख्तापलट के नेताओं ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का विकल्प चुनते हुए अपदस्थ राष्ट्रपति को बहाल करने के इकोवास के अल्टीमेटम का पालन करने से इनकार कर दिया है। इकोवास ने संभावित सैन्य हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करते हुए जुंटा को एक निर्दिष्ट समय सीमा तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था। बढ़ते संकट के जवाब में इकोवास स्थिति से निपटने के लिए एक असाधारण शिखर सम्मेलन बुला रहा है जिससे मध्यस्थता के प्रयास किए जा सके। इसी के साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।